वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस में हमने अम्ल और क्षार पढ़ लिया था। अम्ल और क्षारक क्या होती है, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षारक के बारे में पढ़ लिया था और इसके अलावा लवण के बारे में पढ़ लिया था। लवण के अलावा क्षारक के बाद क्षार के बारे में पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था सूचक। ये सभी हमने पढ़ ली थी। इन सब के बारे में ये सब है क्या, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनकी परिभाषा के अलावा इनमें क्या क्या अंतर, अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है, लवण क्या होता है, क्षार क्या होता है, सूचक क्या होता है। अब आज पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक की रासायनिक, अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुण थे वो हमारे पास जो है 3-4 थे। सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया करती है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया करती है, अम्ल की अभिक्रिया रिएक्शन इसके साथ धातु के साथ, अम्ल की अभिक्रिया करती है धातु के साथ। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है, जैसे मैंने कोई धातु ली M, इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसी अम्ल मतलब HCl, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, तो बनेगा क्या, तो बनता है हमारे पास लवण। क्या बनता है, लवण। लवण के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस अवस्था में है, और हाइड्रोजन गैस के साथ जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम कहते हैं पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम पॉप ध्वनि कहते हैं। ये अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस के साथ जो ध्वनि निकलती है उसको हम पॉप ध्वनि कहते हैं। मतलब धातु की अभिक्रिया, कोई भी धातु ले ली, जैसे मैंने ले ली जिंक, इसकी अभिक्रिया मैंने करवा ली HCl के साथ, तो बना क्या, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया को संतुलित, ऊपर वाले को संतुलित कर देते, ये 2 HCl हो गया, जिससे कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, हमारे पास अभिक्रिया संतुलित। और ये सब अभिक्रिया को संतुलित करें, ये 2 अभिक्रिया संतुलित होगी, 2 HCl 2 H2 हो गया संतुलित। ये अभिक्रिया कौन सी, धातु की अभिक्रिया हमने करवाई अम्ल के साथ। तो हमारे पास सीधा सवाल आ गया कि पॉप ध्वनि किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसे पॉप ध्वनि कहती है। या फिर जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाती है तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं पॉप ध्वनि कहते हैं। ये अभिक्रिया हुई अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ। अब सेकंड नंबर, क्षारक की अभिक्रिया करती है धातु के साथ। क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया किसकी, क्षारक। क्षारक की अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, धातु के साथ। तो बनता क्या है, जैसे मैंने कोई धातु लिया, धातु सेम M ले लिया, M की जगह में धातु का नाम लगा अपना जिंक ले लिया, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करें, कोई भी क्षारक ले लिया, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक की खासियत क्या, OH- आयन, अम्ल की खासियत का H+ आयन। NaOH से अभिक्रिया करें तो बना क्या, तो इसमें बनता है हमारे पास Na2ZnO2। इसका नाम भाइयों, इसका नाम हमारे पास सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। ये Na2ZnO और साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब ये सेम रिएक्शन लिखेंगे क्या, जब धातु की अभिक्रिया
किसी सार के साथ करवाई जाए तो उसमें भी बनता क्या है, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मतलब ये दोनों ही अभिक्रियाएं जो है अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाएंगे तो उसमें पॉपनी उत्पन्न होती है। ये हुई अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ। अभिक्रिया संतुलित बनेगा, दो एन कर लिया, Z ऑक्सीजन कितने, 2 Sp2, अभिक्रिया संतुलित होगी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नंबर 30 इसी कर लेते हैं। नंबर 3 अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी। अब अम्ल की अभिक्रिया हम करते हैं, अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, रिएक्शन धातु कार्बोनेट से। जब कोई अम्ल, जैसे अम्ल ले लिया मैंने HCl, अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाई धातु कार्बोनेट N2CO3, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल की तरह, तो बना क्या, तो हमारे पास बना लवण, अभी संतुलन नहीं करते, लवण और साथ में बना हमारे पास कार्बोनिक अम्ल जो कि विघटित हो जाता है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करते हैं तो लवण और कार्बोनिक अम्ल बनता है, और ये कार्बोनिक अम्ल आपस आगे जो है विघटित होकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है। ये अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये कार्बोनेट का प्रतीक है, कार्बोनेट का प्रतीक मैंने प्रतीक 9 में खोल रखा है कि CO3 किसका होता है, कार्बोनेट का होता है। ये अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ हुई। और अगर जी यहाँ पर ये पूछे, पहले हम अम्ल की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ करनी थी, अम्ल की रिएक्शन किसके साथ, धातु बाई कार्बोनेट के साथ। धातु बाई कार्बोनेट मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाएगी, जैसे अम्ल से हम रखा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, संतुलित कर देते, दो ये C बराबर O बराबर Cl, दो और यहाँ पर Cl की अलग अभिक्रिया संतुलित होगी। अब यहाँ पर धातु बाई कार्बोनेट, इसके बाद आगे जब अभिक्रिया होती है तो हमारे पास बनता क्या है, लवण और साथ में बनता क्या है, सेम कार्बोनिक अम्ल जो कि विघटित हुआ जल व कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया अम्ल की और अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ करवाने पर हमारे पास लवण और कार्बोनिक अम्ल बनता है। सीधी अभिक्रिया लिखे तो अम्ल की अभिक्रिया चाहे धातु कार्बोनेट से करवाओ और चाहे धातु बाई कार्बोनेट से करवाओ, बनता क्या है, लवण बनता है और साथ में कार्बोनिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया सीधी हुई, अभिक्रिया सीधी हुई। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट चाहे धातु बाई कार्बोनेट दोनों में से जिस किसी के भी साथ करवाओ, बनता हमारे पास क्या है, लवण और कार्बोनिक अम्ल बनता है, और कार्बोनिक अम्ल विघटित होकर जल व कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और अगर यही अभिक्रिया पूछे कि क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और क्षार के साथ ही धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया सीधी ही ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया कभी संपन्न ही नहीं होती है। अगर ये परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर कोई लिख लिया क्षार और उसकी अभिक्रिया करवा रही है धातु कार्बोनेट के साथ, तो आगे सीधा कह देना अभिक्रिया गलत है, अभिक्रिया कभी ऐसी नहीं होती। चाहे क्षार के साथ धातु कार्बोनेट आई और चाहे धातु बाई कार्बोनेट आई,
अभिक्रिया कभी भी नहीं होती है। ये हो गया अगली अभिक्रिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हुई। क्षारक ये अभिक्रिया तुम्हें क्या करनी है। और क्षारक और क्षार में डिफरेंस मैंने बता दिया। चाहे यहाँ पर क्षारक लिखा तो भी ठीक है, और क्षार लिखा, क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील। क्षारक को ही क्षार कहते हैं, बात तो सेम ही। केवल जल में घुलनशील हो तो क्षार लिखना है, और जल में घुलनशील न हो तो क्षारक लिखना है। रब कर लो। अब नेक्स्ट, ये अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण हो। अम्ल और क्षार की रासायनिक गुण, अगर तुम्हें क्षार बोलना हो तो ध्यान रखना कि इसका मतलब है जल में घुलनशील क्षारक, और क्षारक बोल रहा हूं तो जल में अघुलनशील, जल में घुला हुआ नहीं है। और क्षार हमेशा, क्षार का विलयन कैसा होता है, एक्वस विलयन होता है, जबकि क्षारक जो है वो एक्वस नहीं होता है। अब आगे अभिक्रिया। अब इसमें एक नाम आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में मिलती है तो उसमें जो लवण और जल निर्मित होता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण और जल बनाए तो अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण। जब अभिक्रिया में अम्ल मिलते हैं क्षारक के साथ, अम्ल की अभिक्रिया होती है क्षारक के साथ, तो बनता है लवण प्लस जल, तो उस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब मतलब अभिक्रिया कैसे कहोगे, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवाती है तो उस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अम्ल ले लिया मैंने, जैसे मान लिया अम्ल हर बार ऐसे लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लूँ तो जैसे मैंने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक। इसके साथ मैंने कोई क्षारक मिलाया, क्षारक कौन सा मिला, क्षारक जो अपने मन में आए, जैसे मिला लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो बनता हमारे पास क्या है, बना हमारे पास Na2SO4। इसमें ध्यान रखना हमारे पास इसमें कौन सी अभिक्रिया, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। किस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, चिन्ह चेंज होती है। यहाँ पर H+SO4 2-, यहाँ पर Na+OH-। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान, प्लस जुड़ता है माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ, बना क्या Na2SO4 और साथ में बना क्या जल। ये हो गया, ये लवण और जल नहीं। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाए तो अभिक्रिया का नाम कैसा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब इसमें बहुत सी खासियत है। अगर जब प्रबल अम्ल जब अभिक्रिया करता है दुर्बल अम्ल के साथ, प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल क्षार ले लिया। प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है, प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षार से या क्षारक से अभिक्रिया करता है तो उसमें बनता क्या है, तो उस समय वहाँ जो विलयन बनता है, जो लवण बनता है, उसमें कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। क्यों, क्योंकि अम्ल कैसा है, प्रबल है, तो अम्लीय, और साथ में क्या विलयन कैसा बन गया, अम्लीय विलयन बन गया। और जब यहाँ पर चेंज करूँ, यहाँ पर अम्ल अगर दुर्बल हो
दुर्बल अम्ल, और अगर जी यहाँ पर प्रबल सार या सारक कहूँ जो भी ये सारक, तो बनता क्या जब दुर्बल अम्ल हुआ प्रबल सार हो तो कैसा विलयन, सारीय विलयन, और साथ में तो बनता है जलीय विलयन। ये हो गया दुर्बल अम्ल और प्रबल सारक के साथ अभिक्रिया, दुर्बल अम्ल और प्रबल सारक। और लेकिन जब यहाँ पर प्रबल अम्ल भी प्रबल हो और सारक भी प्रबल हो, अम्ल भी प्रबल सारक भी प्रबल, तो उसमें विलयन जो बनता है वो उदासीन विलयन बनता है। ऐसा उदासीन साथ में सेम जब होगा। और यही अभिक्रिया अगर जो ये हो कि दुर्बल अम्ल और अभिक्रिया किसके साथ, दुर्बल ही सारक हो, तो इस समय बनता विलयन कैसा है, उदासीन बनता है और साथ में निमित्त वही जल। ये हमें ध्यान रखना है। ये विक्रिया ध्यान रखना कि सवाल पूछा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक आपस में मिलकर कैसा विलयन बनाते हैं, तो उस समय सीधा उत्तर होना चाहिए अम्लीय विलयन बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन बच गई थी, वो रिएक्शन है कि अम्ल और सारक की अभिक्रिया किसके साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल और सारक की अभिक्रिया किस तरह के साथ, जैसे धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करते हैं अम्ल के साथ, अम्ल के साथ करते हैं धातु ऑक्साइड, मैंने अम्ल लिया HCl, अम्ल लिया HCl, इसकी अभिक्रिया करवाई धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, तो बना क्या, तो बना MCl वाला धातु लवण बना और साथ में क्या निर्मित हो गया, जल निर्मित हो गया, साथ में क्या निर्मित हो गया, जल निर्मित हो गया। मतलब अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल निर्मित करता है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल निर्मित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक चीज है, धातु ऑक्साइड जो होती है, धातु ऑक्साइड जो होती है वो रिएक्शन तो अम्ल के साथ करते हैं, लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड जो है वह अम्लीय प्रकृति की होती है। कारण पूछे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की क्यों होती है, क्योंकि ये अभिक्रिया कर अम्ल के साथ लवण और जल बढ़ाती है, इसीलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी, क्षारीय रहती है। फिर बात यह कि अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड जैसे मैंने लिया यहाँ पर धातु ऑक्साइड में हम कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं। अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं सार के साथ, सारक के साथ अभिक्रिया करते हैं अधातु ऑक्साइड की। जब अधातु ऑक्साइड जैसे मैंने लिया सारक कोई ले लिया, कौन सा लिया, जैसे हमने लिया CaOH का फुल फॉर्म, इसकी अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में। जब अधातु ऑक्साइड के साथ सारक की अभिक्रिया करवाई जाए, अधातु ऑक्साइड के साथ सारक की अभिक्रिया करवाई जाए तो इसमें बना क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में निर्मित तो हमारे पास सेमी जल निर्मित। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं इसका नाम क्या है, ये अवक्षेप कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है, मतलब सफेद कलर का होता है, और इसको कहते क्या है, संगमरमर। संगमरमर को रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र। मतलब सारक की अभिक्रिया जब अधातु ऑक्साइड के साथ करते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल निर्मित होता है। ये हो गई अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। और जो ये अधातु ऑक्साइड है वह किस प्रकृति का होता है, वह होता है सारी अम्लीय प्रकृति का, जबकि धातु ऑक्साइड जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड कर लेंगे। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना ताकि वीडियो की अपडेट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलती रही। और वीडियो हमेशा अपलोड होता है और आप साथ साथ रहना चैनल के, और कभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।